बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी में ये याद रखिए ख़वातीन और हज़रात कि जिस तरह हम अगर कोई आपको दुआ दे तो यकीन जाने कितनी खुशी महसूस होती है, तो इसी तरह आप अगर किसी को और आपकी ज़ात से किसी के लिए दुआ निकले तो अगला शख्स कितना खुश होता होगा। तो हमेशा ये दुआ देने का और दुआ समेटने का हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ज़िंदगी जो है बड़े तवाज़ुन के साथ गुजर सकती है और ये तमाम बातें अपने बच्चों को बिलखसूस इसलिए सिखाना बताना ज़रूरी है ताकि उनकी शख्सियत पे पॉजिटिव असरात मुरतब हो सके। आप सबको मालूम है कि गर्मियों की जो छुट्टियां हैं उनका आगाज़ अब हो चुका हुआ है और ये छुट्टियां सिर्फ बच्चों की नहीं होती हैं, माँ बाप की भी होती हैं, बिकॉज़ एक रूटीन सेट हुई भी होती है। लेकिन खुदारा ये जो छुट्टियाँ हैं इनको महज सिर्फ हॉलीडेज़ के तौर पर और फ्री टाइम के तौर पर नहीं गुजारना। प्लान कीजिए बच्चों के लिए, टाइम टेबल बनाइए, बच्चों को समर कैंप्स में डालें। अगर समर कैंप्स में नहीं डाल सकते या रसाई नहीं है, आसपास नहीं, पिक एंड ड्रॉप का इशू है, नो इशू, कोई मसला नहीं। घर में बच्चों को घर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो अपनी बेटियों को कुकिंग सिखाइए। उनको ये नॉलेज होना चाहिए और इवन बेटों को भी कि हेल्प करनी है माँ बाप की छोटे छोटे कामों में। मिसाल के तौर पे ग्रॉसरी लेने आप जा रहे हैं, घर का सामान लेने जा रहे हैं, तो बच्चों को साथ लेके जाएं ताकि उनको भी नॉलेज हो सके कि किस तरीके से चीज़ों को जो है ख़रीदना है, किस तरीके से बार्गेनिंग करनी है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और बच्चों को ये तमाम और बिलखसूस टैब से या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जितना हो सके उसका भी एक टाइम रखिएगा। ये याद रखिए कि जितना ज़्यादा बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इन्वॉल्व होकर गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारेंगे उसके फिर आपको मालूम है रिसर्च के मुताबिक बहुत सारी ऐसे रिसर्चेस आई हैं कि इसके मुताबिक बच्चे के जहन पे इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं अगर बहुत ज़्यादा बच्चा लैपटॉप, कंप्यूटर या फ़ोन पे लगा रहे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनको अडेप्ट किया जाए। बहरहाल जी, प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हुए मेरी पहली मेहमान शख्सियत जो है आपको मालूम है सैटरडे के दिन सेगमेंट्स का एहतमाम किया जाता है और हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आज हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे कि इसको एक टैबू बनाया हुआ है कि जैसे अगर कोई खुदा ना खास्ता मेंटल हेल्थ का शिकार है या कोई जहनी बीमारी है तो सिर्फ इलाज क्या दवाइयों के ज़रिए ही मुमकिन है, बल्कि हमें थेरेपी के ज़रिए या सेशंस या काउंसलिंग के ज़रिए नहीं इसका हल निकालना चाहिए। ये तमाम बातें हम जानेंगे। वी हैव विद अस कोमल मेहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये हिप्नोटाइज भी करती, मैंने कहा भाई मुझे भी कर दे, वो चेन तो नहीं चाहिए होगी? कहती नहीं चेन की जरूरत, चेन नहीं चाहिए आपको? नहीं चेन नहीं वरना मैं चाहिए। मंगवाऊँ अपने मेकअप के उससे। नहीं चेन नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच जी, वेलकम। अच्छा जी, सामने मौजूद है मेरे शहर जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले। पाकिस्तान का हर शहर बहुत खूबसूरत और लेकिन जाहिर बात है मेरा आबाई शहर झेलम है, आपको मालूम है सबको, तो फिर ज़रा एक और कैफियत होती है। ये जो हमारे सिंगर हैं, पाकिस्तान की फ़ोक मौसीकी का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि पिछले 25 साल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान से बाहर करते हुए बिलखसूस, और सबसे उम्दा बात यह है कि अपने बेटे के साथ जो है परफॉर्मेंसेस करके, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बच्चों के साथ भी आपकी हो जाती है। एक कम्युनिकेशन बाप का बेटे के साथ बिलखसूस इस सूरत में नज़र आता है देखने में। आज पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर में पहली बार आ रहे हैं, लेकिन आपसे कोई ढका छुपा नाम नहीं है। PTV इस्लामाबाद सेंटर में बेशुमार परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं, ख़ास तौर पर हमारे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर महमूद नैयर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और इनके साहबजादे जो इस वक्त पढ़ाई भी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सिंगिंग भी साथ साथ वालिद साहब का साथ देते हुए बाअदब है बच्चे। वालिद साहब गुरी कराते हैं तो चुप कर जाते हैं, बोल ही नहीं रहे। मैंने कहा नहीं, लाइव बोलना है प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है साहिल नैयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू साहिल? आई एम गुड, हाउ यू? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। साहिल, आप कौन से नंबर पे बच्चे हो? पहले हो, सेकंड हो, थर्ड हो? मुझे लग रहा है मंझले हो। मैं सबसे छोटा हूँ। छोटा, हाँ बिल्कुल सही। तो छोटा लाडला भी होता है, ये लाडले हैं? लाडले हैं और माशाल्लाह 3 बेटियां और 1 बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटियां फिर बड़ी होंगी ना? जी बेटियां बड़ी हैं और तीनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच जी, वेलकम जी, वेलकम। अच्छा जी, किचन सेगमेंट, शेफ माजिबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है माजिबीन। क्या कुछ होने वाला है? आज हम बना रहे हैं चिकन पराठा रोल। ठीक इसके है। जो सॉसेज हैं आपके सामने वो हैं, एक ये स्पेशल चटनी बनाई जाती है पुदीने की जिसमें जो है इमली भी शामिल है और कैरी भी शामिल है। यम्मी। ठीक है। उसके अलावा केचप है और मायो, इसको मिक्स करके एक हम वो बनाएंगे, डिप बनाएंगे और उस पर लगाएंगे
थोड़ा सैलेड लगाएंगे, फिल करेंगे और सर्व ठीक कर है। देंगे। आप जब इसको करने लगेंगी लास्ट वाला तो मुझे बताइएगा, फिर मैं हम ऑन एयर भी जरा इसको दिखा देंगे, ठीक है? और रैपिंग भी करनी होगी ना, ये देखिएगा, रैप करना असल हुनर होता है, क्योंकि जब आप रोल पराठा खा रहे होते हैं तो वो गिर जाए तो इट डजंट लुक नाइस, इट गिव्स अ बैड वो। अच्छा, और ये इसकी फिर हम बात करेंगे चटनी की, क्योंकि ये इसका जो है ना मेन इंग्रेडिएंट है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मूविंग ऑन। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आप लोगों से शेयर भी किया कि आज हम कोमल मेहर साहिबा से, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैडम आपसे हम ज़रा बात आज करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से। और बड़े टैबूज़ भी होते हैं कि फ़लाँ को ये जहनी प्रॉब्लम है या जहनी बीमारी है तो जी दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ये डिफ़ाइन किया जाए कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और इसके इश्यूज़ कैसे पता चल सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेंटल हेल्थ असल में आप रोज़मर्रा के जब काम कर रहे होते हैं, आप एक तो नॉर्मल तरीके से करते हैं ना, कभी कभी आपको कुछ इश्यूज़ इस तरह के इतने स्वेयर हो जाते हैं कि आपके रोज़मर्रा के काम हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपको उनके अंदर मसले आना शुरू हो जाते हैं, मसाइल का सामना करना। जैसे आपको नींद नहीं आती, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। आप कहीं पे बैठे हैं, अपना काम जैसे पहले आप नॉर्मल रूटीन में करते हैं, अब आपसे वो काम उस तरह से नहीं हो पा रहा है, आप तंग आ रहे हैं, आप जल्दी थक जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके साथ कोई ना कोई मेंटल इशू चल रहा है। ठीक है। लोग जो हैं वो इस तरह से करते हैं कि जैसे ही उनको कोई मेंटल इशू का पता चलता है तो फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट के पास किसी ना किसी मेडिसिन के लिए जाते हैं। और मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि जिनको इतनी मेडिसिन का पता होता है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को भी पता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रू। और इतनी डॉक्टर वो खुद ही बने हुए हाँ जी, इतनी फाइल्स के बाद आते हैं और फिर वो सेशन लेने का इरादा तब करते हैं जब वो मेडिसिन खा के थक गए होते हैं और अब वो मेडिसिन उनमें रेजिस्टेंस कर गई होती हैं और मेडिसिन उनको और फ़ायदा नहीं पहुंचा रही होती, तो वो फिर आके कहते हैं डॉक्टर साहब हमने ये मेडिसिन छोड़नी है, हमें तरीका बताएं। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जब आपके साथ इशू स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम पे आपने तरीका क्यों नहीं सोचा, उस इशू को ख़त्म करने के लिए, मेडिसिन ख़त्म करने के लिए आप ये एक तरीके क्यों सोच रहे हैं। तो असल में होना ये चाहिए कि पहले आपको सेशन की तरफ आना चाहिए अपने आप को, क्योंकि मसला यहाँ से है ना, तो हमें यहाँ से ही उसको ठीक करना चाहिए, अपनी सोच को ठीक करना है। तो उसके लिए पहले कैथारसिस करें, काउंसलिंग के जरिए, सेशन के जरिए अपने दिल का बोझ हल्का करेंगे तो ही जाके हो सकता है दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। और कभी कभी तो इस तरह होता है कि सुना जाना ही आधी शिफा होती है। बिल्कुल, आई टोटली अग्री। जैसे कोई बेहतरीन आपका दोस्त हो ना साहिल, यू विल ऑल्सो अग्री कि जब आप अपने किसी दोस्त के साथ, खुदा ना खास्ता कभी भी ना किसी की ज़िंदगी में मसला है, लेकिन अगर कोई खुशी की भी बात हो या कोई अल्लाह ना करे टेंशन भी हो, आप शेयर करो तो आधे से ज़्यादा तो दोस्त से शेयर हो के तो आसानी हो जाती है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। आपकी भी दोस्तों से बनती है कि नहीं? मेरे चंद दोस्त हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं है। आप कह सकती हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है कोई। अच्छा, वालिद साहब हैं ना? हाँ जी, वालिद साहब हैं। इनसे कितनी कम्युनिकेशन होती है ये बताएं। सारी बातों की ऑलमोस्ट। मुझे लगता है ये बड़े शफकत भरा तो हर बाप होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन जैसे ये वो वालिद नहीं है कि जो बहुत गुस्सा करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। सही पहचाना है ना? सर देख लें। तो मेरी मिसेज जो है सख्त जी नहीं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हाँ जी। मौसीकी सुन के भी हम मैडम से भी पूछेंगे, लेकिन फोक मौसीकी सर क्यों? कोई भी जॉनरा हो सकता था, और फिर फोक मौसीकी में किसने आपको इंस्पायर किया? एक्चुअली मुझे, मेरी फैमिली में तो इस फील्ड में कोई भी नहीं था। ठीक है। तो मुझे बचपन से शौक़ था, स्कूल टाइम से, और बस ये सिलसिला बनना था मेरा इस फील्ड में। अल्लाह ने कामयाब किया और मुझे अपने अहल इलाका जो जेलम के लोग हैं, दोस्तों बेलियों ने मुझे बड़ा प्रमोट किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बस सिलसिला एक चलता रहा, कड़ी से कड़ी मिलती गई। और माशाल्लाह 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया सिंगिंग करते हुए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर आके कैसा लग रहा है पहली बार? जी फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर पीटीवी में लाहौर में। इस्लामाबाद से बहुत शौकी हैं और माशाल्लाह पीटीवी ऐसा चैनल है कि मैं पिछले दफ़ा यूके में था तो यकीन करें पीटीवी आज भी देखा जाता है। ऐसा बिल्कुल देखते हैं हर दौर में। और मैं दोस्त है कोई उनके घर जब गया तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं तो वो पीटीवी देख रहे हैं। ऐसा ही तो मैंने बोला बाबा जी तुसी पीटीवी देख रहे हो? तो कहता पुत्र ये साढ़े अपने मुल्क का चैनल वाह 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 है जी। तो हम तो उस वक्त यही देखते थे, उस वक्त तो और चैनल होते ही नहीं थे, हम यही देखते। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि लोगों की मोहब्बतें देखें अपने वतन से और पीटीवी से। बिल्कुल, मदर इंस्टीट्यूट है जी, ताल्लुक कैसा पीटीवी के साथ। मैडम सो कैथारसिस तो दोस्त के साथ जैसे तो सेशंस पे हम करके कर सकते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल मैं ज़रूर बात करते हुए, जैसे कोई भी बीमारी होती है उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, माइल्ड होता है, मॉडरेट, सवेयर या प्रोफाउंड। तो इसमें भी जहनी अमराज की बीमारियों में भी इसी तरह ही लेवल्स होते हैं, फिर काउंसलिंग उस हिसाब से होती होगी? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है।
असल में जो जहनी बीमारियां होती हैं ना, क्योंकि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब इसमें डिफरेंस लोगों को पता नहीं होता। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो आपको बचपन से दिमाग का साइज़ छोटा या बड़ा, या दिमाग के किसी हिस्से का साइज़ छोटा या बड़ा होने की वजह से होते हैं, या कोई इशू होने की वजह से होते हैं दिमाग में। कोई एक्सीडेंट के बाद हो जाते हैं, फालिज के बाद हो जाते हैं, या इस तरह के जो भी आपको जहनी मसाइल आते हैं उनको न्यूरोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है। और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये बगैर मेडिसिन के ठीक हो सकते हैं अगर इनको अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए। तो अगर इसको हम सवेर तक ले जाते हैं तो फिर तो आपने पेशेंट के साथ और बड़ी ज़्यादती करती ना, और इश्यूज़ भी आगे, और भी मसाइल उनमें आगे, तो फिर साइकेट्रिस्ट से उनको माइल्ड सी मेडिसिन स्टार्ट करवाना इज़ ओके। ठीक, वो हम फिर करवाया जा सकता है कि पेशेंट इतना स्टेबल हो जाए, या हमारा क्लाइंट जो है वो इतना स्टेबल हो जाए कि हमें सुन तो सके, हम उसकी काउंसलिंग तो कर सकें, वो ये समझ तो सके कि हम क्या कह रहे हैं, हम कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। आपने जो भी कहा कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कैथारसिस कर सकते हैं, हमारी एक थेरेपी है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे CBT कहते हैं, बहुत मशहूर थेरेपी बिल्कुल है। ऐसा ही है, यस। उसमें हम इसी तरह करवाते हैं कि जब हम आपकी सोच को ऑल्टरनेट करवाते हैं, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच के साथ हम बदलवाते हैं, तो हम आपको यही कहते हैं कि आप सोचें कि आप अपने दोस्त को कोई मशवरा दे रहे हैं तो आप क्या देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल सेड। तो इस तरह से हम आपकी सोचों की मशक करवाते हैं आपसे। ये नहीं है कि हम आपसे सिर्फ बातें करते हैं, हम आपसे ही आपके मसाइल का हल निकलवाते हैं, क्योंकि अगर मसला आपका है तो हल भी आपके पास है। वेरी वेल सेड, बिल्कुल, कि अगर मसला आपका है तो हल भी आप ही के पास है, और हल भी आप ही कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बिल्कुल, वो विल पावर है, वो ताकत है अल्लाह ताला ने आप में ही दी हुई है, आप ही को दी हुई है कि उस परेशानी से निकलना है। मैडम, अब ये बात करते हुए, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे, अर्ली स्टेजेस बच्चों की बड़ी ज़रूरी होती हैं बच्चों की पूरी शख्सियत को निखारने में, गो के फिर स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और पूरा माहौल। तो बच्चों में खुदा ना खास्ता जहनी कोई बीमारी ना वो अडेप्ट कर ले किसी पढ़ाई के प्रेशर के अंदर आके या माहौल की वजह से, इसका बचाव क्या हो सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो जो बच्चों के पहले 5 साल होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की शख्सियत को बनाने में। ठीक है। अगर आपने क्योंकि जो मदर है, हम कहते हैं सबसे अच्छी साइकोलॉजिस्ट है अपने बच्चे की। अगर आपने पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ वो सब एक्टिविटीज़ की हैं कि जिसकी वजह से उसने जो माहौल से जो इन्फॉर्मेशन अडेप्ट करनी थी वो उसने सही तरीके से की है, ना कि उनको टैब और फ़ोन पकड़ा के उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ आपने घपला कर दिया है कि अब वो ऑटिज़म में जा रहे हैं, ADHD में जा रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तो फिर एक अलग केस हो जाता है, फिर तो आप स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवा सकते ना आप नॉर्मल स्कूल में। या बच्चों को कता कलामी की माफ़ी बहुत ज़्यादा मीठा खिलाना शुरू कर दो। हाँ जी, बच्चे को इजाज़त दे दो कि फलां चीज़ खा लो, फलां चीज़, उससे और बच्चा हाइपर हो जाता है। बिल्कुल, आपने बच्चे को देखना होता है कि हम उसको क्यों ऑब्जर्व करवा रहे हैं, हम उसको क्या अपने माहौल से क्या ऑब्जर्व करवा रहे हैं, हम उसमें ज़िद डेवलप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। जब हमने उनको साइकोलॉजिकली तौर पे इतना अच्छा डेवलप कर लिया तो फिर तो आप जहाँ पे भी भेजें, आप किसी स्कूल में भेजें, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। आपने अपने बच्चे के ब्रेन को पहले 5 साल में ट्रेन करना है। बिल्कुल, और वो ट्रेन में इसमें ज़रूर ऐड करते हुए कि घर का माहौल बच्चा देख रहा होता है, तो खुदारा बच्चे से ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए। बच्चों के सामने मियाँ बीवी की अगर कोई रंजिशें हैं या घर में किसी के साथ भी कोई लड़ाई है तो बच्चों के सामने नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए। बच्चों के सामने माँ बाप को या जितने भी घर में बच्चे हैं, बड़े बहन भाई क्यों ना, उनको रोल मॉडल होना चाहिए उस बच्चे के सामने, ताकि वो जो बच्चा है उसकी शख्सियत में मनफी असरात ना मुरतब हो सके। कोई मैसेज देना चाहें आज के टॉपिक के हवाले से बिफोर यू वाइंड अप? हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि खुदारा मेडिसिन्स के तरफ ना जाएं। अर्ली एजेस में आप अपनी बच्चियों को मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं जो उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना होता है बाद वाली एजेस में जाके। जैसे कि अगर आप बाद में अगर वो कंसीव करने लगे, उनको इश्यूज़ आते हैं और गायनिकोलॉजिस्ट आपको ये कहते हैं कि आप ये मेडिसिन्स पहले ख़त्म करवाएं और उसके बाद हमारे पास लेके आएँ। तो इसलिए पहले सेशंस के साथ उनका इलाज करवाएं और जहनी बीमारियों को छोटा मत जानें, उनको हल्का मत लें। ये ना हो कि वो सवेयर हो के आपके बच्चों की शख्सियत में बिगाड़ पैदा करें। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हैं, वेलकम बैक जी। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबीन मौजूद हैं। और माजबीन, कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं?
2 रोल हमारे रेडी हो चुके हैं, ओके मैं बना रही हूँ। ठीक है, लास्ट वाला आपने रखना है जी। ताकि हम ऑन एयर उसको दिखा दें, फिर प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे साथ साथ और रैपिंग का तरीका भी। प्रोग्राम के आगाज़ से ख़वातीन हज़रात, ताहिर महमूद नैयर साहब, पाकिस्तान फोक मौसीकी का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। उनके साहबजादे साहिल भी हमारे साथ मौजूद है, साहिल नैयर। और अब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फैमिली का हिस्सा हैं, अगर मैं डॉक्टर साहब के बारे में ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, डॉक्टर इमरान ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटल सर्जन है। आज ज़रा दांतों की हिफाजत किस अंदाज से की जा सकती है, बिलखसूस आपको मालूम है बड़ी ईद अब आने को है इंशाल्लाह ताला, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, दुआएं। डॉक्टर साहब ये मुझे लगता है वक्त के साथ साथ ये शऊर बेदार बहुत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि स्माइल अच्छी होगी तो ही शख्सियत का एक पॉजिटिव पहलू बड़ा लोगों पे पड़ता है। आपको पता है कि दांत सिर्फ खाना खाने के काम नहीं आते। हाँ, हमारे मुस्कुराहट में एतमाद होगा जब दांत हमारे साफ़ और एक तरतीब में होंगे। अग्रीड। टेढ़े मेढ़े होंगे, घूमे हुए होंगे, टिल्टेड होंगे तो आपकी स्माइल में वो बात नहीं आएगी। मसूड़ों से बदबू आएगी तो आपको एहसास होगा कि अगला बंदा मेरी बात की बजाय मेरी बदबू पे तवज्जो, तो वो कॉन्फिडेंटली बैठ नहीं सकेगा। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी अदायगी के लिए सामने के दांतों को होना ज़रूरी है। अग्रीड, बिल्कुल। ज़ुबान की नोक टकराती है तो उनकी अदायगी होती है। तो दांत ना सिर्फ खाने के काम आते हैं बल्कि मुस्कुराने और बोलने के काम भी आते हैं। आपने सुना होगा कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, ये बिल्कुल सही है। ये दांत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से खुराक को चबाएंगे, वो जिस्म का हिस्सा बनेगी तो आपकी सेहत में बेहतरी होगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब अब बड़ी ईद आने को है, बड़ी ईद पे जारी बात है बारबेक्यूज होंगे, गोश्त बनेगा, कलेजी, ओ हाय मुंह में पानी आ रहा है, ओ जड़ी पाए, क्या क्या कुछ नहीं होगा। जाहिल ऐसा ही है। आपको क्या पसंद है जल्दी से बताएं। ओजड़ी, पाए, कलेजी। मैं कलेजी जो है वो सेपरेट करवाता हूँ बकरे की, है ना। ओफ भाई, वो तो पूरा प्याला बंदा वैसे ही खा ले, ऐसा ही है सर कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे पहले कलेजी होती है जो भुनी जाती है। भुनी जाती है सर, आपको भी? बिल्कुल ऐसे ही ओ है। भाई कमाल। कसाई पहले भेज देता है बर्तन में, ये जी पका लें और हमें भी खिला दें। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये खा तो हम रहे हैं, लेकिन खाने के साथ साथ दांतों के साथ जो जुल्म तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनका एक्स्ट्रा जो ख्याल रखना पड़ेगा। बात ये कि हमारे जो थूक है इंसानी मुंह में, ये उसमें ये सलाहियत है कि खुराक जो बची खुची पड़ी, अगर वो उसके साथ फर्मेंटेशन हो रही है और मुंह में बदबू पैदा हो रही है तो जो सलाइवा है वो उसको साफ़ कर देता है। और ये जब भी हम खाना खाते हैं तो खुराक के बचे कुछ ज़रात को 20 मिनट से 30 मिनट के अंदर सलाइवा साफ़ कर देता है। लेकिन अब जब बार बार खाएंगे, इंटरवल कम होगा 2 खानों के बीच में, तो वो थूक को मुंह साफ़ करने का मौका नहीं मिलेगा और टूथब्रश तो आप लेके घूमते नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो बार बार जो फ्रीक्वेंट मीलिंग है या बार बार खाना है, ये नुकसानदेह हो सकता है आपके दांतों के लिए, क्योंकि गोश्त के फाइबर्स फंसे रह जाते हैं। अभी आप उसको साफ़ नहीं कर पाते कि अगली एक और डिश तैयार हो जाती है। अब वो भी खाते हैं तो करते करते शाम तक इतना कुछ इकट्ठा होता है कि अब रात को ब्रश के बाद सोने के लिए लेटें तो मुंह से बदबू आ रही है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्रीक्वेंट मीलिंग करें, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट कुल्ली ज़रूर कर लें। ये बात। और आज डिस्पोजेबल फ्लॉस मिल रहे हैं जैसे अभी आप जिक्र करें, वो हाथ में रखें जेब में, जब खाना खाए एटलीस्ट वो कर लें, ताकि वो मुंह में बदबू ना पैदा हो और आपके मसूड़ों की सोजन का बायस। बिल्कुल। और सबके सामने नहीं खुदारा फ्लॉस करना। कुछ मैंने कवर्ड कर लिया, माजरत के साथ कुछ लोगों को मैंने देखा है टूथपिक सबके सामने, इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन। माजरत, ये मेरी अपनी ज़ाती सोच है, ज़रूरी नहीं आप इससे एग्री करें और आपकी सोच सर आंखों पे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी शख्सियत का एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन भी पड़ सकता है, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके डॉक्टर साहब, देन अब ये भी लोगों को शऊर है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि मैदे का और दांतों की हाइजीन का आपस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम मुनासिब वक्त पे और मुनासिब तरीके से ब्रश नहीं करते हैं तो एक तो मसूड़े सूजते हैं। अब मसूड़े जब सूजते हैं और आप उसको इग्नोर कर दें, उसका इलाज ना करवाएं, तो मसूड़ों से रिसने वाला खून अल्टीमेटली हार्ट पे भी इफेक्ट कर सकता है और गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी आते हैं, पेट के इश्यूज़ भी आते हैं। सिमिलरली अगर दांतों में दर्द है या आपके दांतों में कैविटी, खाना फंसता है, उस खौफ से आप जल्दी से खाना पूरी तरह चबाए बगैर गुजार देते हैं, वहाँ पे जाके आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन के मसले भी हो सकते हैं। तो खाना सही तरीके से चबाना चाहिए ताकि उसका मैदे पे इम्पैक्ट ना हो। अच्छा, अब रिवर्स हम चलते हैं। अगर मैदे की कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपने सुना होगा, आप तो एक डॉक्टर की बेटी हैं, कि ईसोफिजियल रिफ्लक्स के वो गर्ड होता है कि सोते में उबकाई सी आती है। वो क्या होता है कि खाना
हजम हो रहा हजम हो होता है, लेकिन नहीं होता तो फिर उसको एक उबकाई से आती है और यहाँ तक मुंह तक वो आपका मैदे का खाना आता एक होता है feel, एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक। उससे क्या होता है कि दांतों की जो पहली तय एनामल है वो घिसना शुरू हो जाती है और दांतों को ठंडा गर्म लगना शुरू हो सकता है, दांत चिप हो सकते हैं, भुर सकते हैं और मुंह का जायका भी खराब होता है। बिल्कुल सही, तो अच्छे मैदे के लिए अच्छे दांत होने जरूरी है। बिल्कुल सही। दांतों की हिफाजत साहिल कैसे करते हो? दांत पूरे हैं कि नहीं, पहले पहले बताओ, कितने हैं दांत? हैं? दांत मेरे पूरे हैं 32 हैं, 33 या 35? 32। 32 नहीं, 33 भी तो हो सकते सर। 33 हुए कभी किसी के? होते हैं, Really? कभी कभी एक्स्ट्रा दांत होता है। मैंने यानी हवा में ही बात की थी। वैसे 32 होते हैं ना वैसे तो। 32 होते हैं, लेकिन एक सुपर न्यूमरेटर टूथ कहते हैं, हाँ। वो होता है कोई लाखों में 2-3 मरीज होते हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो उसकी शेप ही अलग होती है। इनका वो चेक बिल्कुल- कीजिएगा बाद में, अभी हाँ, ब्रेक में बिल्कुल, मुंह के ऑफ द पतले से कैमरा के करेंगे। 33 दांत हैं। कैसे ख्याल रखते हो अपना हाइजीन का, ये बताओ। ये और यंग इसलिए मैं पूछ जी रही जी, हूँ। दांतों का बस यही है कि आप ब्रश करें। वैसे तो मोस्टली लोग सुबह प्रेफर करते हैं कि ब्रेकफास्ट से पहले आप उठें तो ब्रश करें, लेकिन मेरी ज़्यादा मैंने हैबिट बनाना शुरू कर दी है कि मैं सोने से पहले भी ब्रश करूँ। हाँ, that is very 2 टाइम्स अ डे मैं ब्रश करता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ दांतों की नहीं, हम पूरे हाइजीन की, पूरे एक लाइफस्टाइल की बात करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफस्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। सर, ये आजकल जैसे बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि ब्लीच दांत करवा रहे हों या वाइटनिंग करवा रहे हों, स्केलिंग एक तो कितनी दफ़ा करवानी चाहिए और किसको करानी चाहिए, नंबर 1। और क्विकली ये भी बात करते हुए कि वाइटनिंग जो टूथपेस्ट रेगुलरली लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी आया लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है कि नहीं दांतों की? बिल्कुल। एक मिथ ये है कि स्केलिंग कराने से दांत खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, अब मुझे बताइए, क्या मुंह धोने से मुंह खराब होता है? हाँ। या नहाने से जिस्म खराब होता है? वेरी वेल सेड। स्केलिंग एक दांतों की सफाई है जो कि आप प्रॉपर तरीके से ब्रश करें भी तो आप 100% नहीं कर सकते हैं। WHO के मुताबिक साल में 2 दफ़ा स्केलिंग करानी चाहिए। चलिए 1 दफ़ा ही करवा लें, आप जितना मर्जी अच्छे तरीके से ब्रश कर लें, जो दांतों के पिछले दाढ़े हैं वहाँ तक ब्रश नहीं जाता और वो ख़राब होते हैं आमतौर पे। तो मैं ये कहता हूँ कि स्केलिंग करवाने से नहीं, स्केलिंग ना करवाने से दांत खराब होते हैं। यहाँ मैं एक बात बताऊँ कि क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाने चाहिए। अताई जो बैठे हैं, जो कोई नॉन डिग्री होल्डर हैं, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, वो असिस्टेंट्स होते हैं, वो क्लिनिक बना लेते हैं, उनसे ना करवाएं, क्योंकि वो वाइब्रेटिंग टिप की बजाय वो ग्राइंडिंग टिप से दांत साफ वो करते तो हैं। दांत तबाह, वो तो वैसे घिस गए सारे दांत। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्केलिंग ना करवाने से दांत खराब होते बिल्कुल सही। और वाइटनिंग टूथपेस्ट जो लोग इस्तेमाल करते हैं या वो स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हैं। बात यहाँ मैं तमाम देखने वालों को एक एडवाइस करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स ना लें। उनके बाद अक्सर ही ठंडा गर्म लगने के चांस बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि आपको वाइटनिंग जेल की ज़रूरत है या वाइटनिंग टूथपेस्ट की ज़रूरत है। अगर वाइटनिंग टूथपेस्ट चाहिए होगा तो हम जो लिखते हैं फार्मेसी से मिल जाती है और उसका मुसलसल इस्तेमाल कोई नुकसान नहीं देता। बिल्कुल, जिस तरह आपसे लास्ट टाइम जब बहुत अर्सा पहले मुलाकात हुई थी, आपने मुझे भी एडवाइस दी है, दैट हेल्प मी आउट, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत सारे। वो दांत सेंसिटिव होते हैं जब आप यहाँ मैं बताऊँ कि एक तो दांत ब्रश ना करना खतरनाक और एक ज़ोर ज़ोर से ब्रश करना ये भी खतरनाक है। क्योंकि जब जो नायलॉन के ब्रिस्टल्स हैं, आप जब ज़ोर से रगड़ेंगे तो दांत घिसना शुरू हो जाएंगे और दांतों की पहली एनामल, आप जैसे अपनी उंगली को हथेली पे रगड़ें तो हीट पैदा होती है। अब जब ब्रश ज़ोर से करें गलत तरीके से, हीट पैदा होगी और दांत आपके घिसेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है कि दांतों को ऊपर से नीचे और दायरों की शक्ल में करना चाहिए। लोग यूं करते हैं, उससे सिर्फ झाग बनती है, सफाई नहीं होती, उल्टा दांत खराब होता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। सर, बिफोर वी वाइंड अप, ईद कुर्बान आने वाली है, तो कोई मैसेज ओरल हाइजीन के हवाले से आप कहते हैं? उसमें ये कि खाना जो पका रहे हो आपके घर में, उनसे कहीं पूरा पकाएं, कच्चा पक्का ना हो, क्योंकि उसमें ज़ोर ज़्यादा लगता है और ज़ोर ज़्यादा लगने से दांतों पे दबाव आ सकता है, हमारे टीएम जॉइंट है ये थक सकता है, फेशियल मसल में फटीग या स्पैज़म खिंचाव आ सकता है। और जब अधचबी खुराक मैदे में जाएगी तो पेट खराब होता है। ईद के तीसरे दिन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पेट के मरीज आए होते हैं, वो खाना जल्दी जल्दी खाने में और बार बार खाने के नतीजे में होता डॉक्टर साहब, मैं तो मेरा दिमाग उधर ही अटक गया, कच्चा कौन खाना पकाता है? मुझे तो पहले ये है। बताएं। जल्दी में पकाते हैं ना, जो हाफ डन होते हैं, हाफ आप डन मुझे लगता है किसी दावत पे गए जहाँ कच्चा खाना गोश्त का, कच्चा। ऐसा था कि नहीं? वैसे स्टेक रॉ जो हाफ मीडियम और वो वेल डन नहीं खाते, उनके लिए इशू ज्यादा हो सकता उनके लिए इशू होगा, लेकिन वो फिर ज़रा टाइम लगा लें, उसको अच्छी तरह चबा लें, क्योंकि मैदे में दांत नहीं होते, मैदे को ग्राइंडेड दांत चाहिए। वेरी वेल सर। स्टेक खाना पसंद है कि नहीं? आपकी बात मैं करूं कि लास्ट 2 साल पहले जब मैं यूके गया हूं, तो आपको पता है बाहर तो बीफ स्टेक बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग गोरे वगैरह। तो मेरा एक दोस्त था, वो हाफ डन बिल्कुल स्टेक खा रहा था, ठीक है, लेकिन उनके दांतों को शायद उनको खा खा के आदत हुई हुई है, तो इस वजह से उनको कोई How फर्क can नहीं you eat half done? मुझे मेरे फैमिली में भी बहुत से लोग खाते हैं, मैं तो नहीं। It has to आएंगे be 2 साल बाद डेंटिस्ट के पास। आपके पास ही आए। भाई डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, लेकिन डॉक्टर साहब दांतों की दर्द इस दुनिया में सबसे अजियतनाक दर्दों में से एक है। अल्लाह ना करे कि किसी को ये दर्द, यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखें। क्यों डॉक्टर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? बिल्कुल ऐसे ही है। जो अभी बच्चे ने बात की कि असल जो वक्त है रात सोने से पहले का है, क्योंकि दिन में तो खाते पीते रहते हैं, मुंह साफ रहता है, रात को 5-6 घंटे बंद रहता है मुंह,
मेजर खुराक मैदे में, बचे कुछ मुंह में, और वो थूक के साथ मिलके फर्मेंटेशन होती है और 2 एसिड्स बनते हैं जो कि दांतों और मसूड़ों को गलाते हैं। तो रात का ब्रश प्राइमरी और सुबह नाश्ते के बाद फिर कर लें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बिफोर वी वाइंड अप, मुझे एक सवाल करने की इजाज़त दीजिएगा। ऑयल पुलिंग का मेथड, कोकोनट ऑयल, और अक्सर कहते हैं देसी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें या बने हुए भी मिलते हैं, ताकि रात को सोने से पहले करना चाहिए, आया इसकी कोई फ़ायदा है कि नहीं, या सुबह सवेरे इसको करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए? ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है कि जो ऑयल पुलिंग, इससे कुछ हद तक फ़र्क पड़ता भी है। क्या होता है कि वो दांतों की सतह पे एक चिकनाहट सी आ जाती है जिससे प्लाक नहीं जमती, लेकिन कितनी देर तक। तो ऑयल पुलिंग हम ज़्यादा रिकमेंड करते नहीं है, एक नफसियाती तौर पे कर लें, नुकसान कोई नहीं, लेकिन एक्सेसिव नहीं करना। हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा कोकोनट ऑयल पुलिंग नहीं करनी और चाहिए। कितनी देर के लिए करना चाहिए? लोग तो 10-10 मिनट कर रहे नो होते नो हैं। हाँ। 15 से 20 सेकंड्स, देखा? हाँ, 15 से 20 सेकंड इनफ होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने किसी को ये कहा था, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मैंने ये कहा कि नहीं, 10 मिनट तो कोई भी नहीं करता ना। प्रॉपर ब्रशिंग 1 मिनट लेती है, हाँ। तो ऑयल पुलिंग 15-20 सेकंड बहुत है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हुए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, और माजिबीन की तरफ भी हमने पढ़ना है। आपने कह रहे होंगे कि मैं हमेशा अनाउंस कर देती, नहीं, लास्ट सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन की तरफ बढ़ के प्रेजेंटेशन और इसको किस तरीके से फ़ोल्ड करना है, शवारमे को, रोल पराठे को, वो भी हम अभी सीखेंगे इंशाल्लाह। और प्रोग्राम के आगाज़ से फ़ोक मौसीकी की दुनिया का एक बड़ा जाना माना हुआ नाम ताहिर महमूद नैयर साहब और उनके साहबजादे साहिल नैयर मौजूद हैं। इनकी आवाज़ में खूबसूरत फ़ोक गीत भी हम सुन रहे हैं। और प्रोग्राम के बाद हमें ज्वाइन किया ख़वातीन ज़ात, आपको मालूम है कि जो बाल हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाइलिंग को कंप्लीट करने में जब हम कपड़ों की बात करते हैं, एसेसरीज़ की बात करते हैं, मेकअप की बात करते हैं, वहाँ पे अगर बाल आपके अच्छे कलर्ड नहीं हैं या बालों को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया गया या बालों की स्टाइलिंग अच्छी नहीं की गई, तो यकीन जाने ये आप ट्राई कर लीजिएगा, आप देखिएगा आपकी कंप्लीट वो लुक लगती ही नहीं और फिनिशिंग ही नहीं अच्छी आती। तो आज हम ये जानेंगे कि कौन से स्किन टोन भी नहीं, बल्कि इस मौसम की मुनासबत से लड़कियों को, बच्चियों को ख़ास तौर पे क्या कलर टोन्स बालों के अपनाने चाहिए, और आया करना भी बालों को डाई चाहिए कि नहीं, ये तमाम बातें हम जानेंगे। ही इज़ अ हेयर एक्सपर्ट, हेयर कलरिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच। आप पे तो आपके बालों का कलर सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। है ना? एक लंबे अरसे से यही रखा हुआ है। अच्छा। नहीं तो शुरू में मैंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने बालों के ऊपर। किए हुए हैं ना? हाँ, लाल definitely। पीले भी कराए होंगे। लाल पीले ग्रे सिल्वर सब किए हुए हैं। अल्लाह, सिल्वर भी। साहिल, आपने तो नहीं एक्सपेरिमेंट कभी किए? हाय, पर्पल भी करते हैं कुछ लड़के बाल। डेफिनेटली, लाइक जब हम प्रैक्टिस के टाइम पे होते हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं हमें अपने ऊपर। फोक मौसीकी की जब हम बात करते हैं तो हमारी कल्चरल रिवायात को, हमारे कल्चर को बिलखसूस अपने ख़ास अंदाज से फोक गीत जो हैं वो पेश किए जाते हैं। तो एक क्लैप हो जाए एक बार फिर। बहुत खूब, बहुत Thank you खूब। very much। अच्छा जी, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ अली हसन भी मौजूद हैं, हेयर कलरिस्ट हैं। ज़रा आज इनसे बात करते हैं हेयर कलरिंग के हवाले से। अच्छा जी अली, नाउ गर्मियों का मौसम, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बच्चियों को, लड़कियों को, कि क्या हेयर कलर्स इन हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तानी लोगों का सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो एशियन टोन और यूरोपियन टोन को उन्होंने मैच रखा हुआ है। लोग हमेशा मेरे पास लेकर आ रहे होते हैं पिक्चर्स यूरोपियन लोगों की कि हमारे बाल इस तरह के कर देना, तो हमारा बाल उस तरह का है ना ही हमारा टेक्सचर उस तरह का है, ना ही अंडरटोन पिगमेंट उस तरह का है हमारा कि हम उसको उस तरह से ट्रीट कर सकें। तो हमें बड़ा केयरफुली ट्रीट करना होता है कि डैमेजिंग के चांसेस भी कम से कम हो, और बालों की बाल आपकी पर्सनालिटी का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। अगर बाल बहुत अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी उससे इनहेंस होगी। तो इसीलिए मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ समर के हवाले से कैरेमल्स की टोन, हनी ब्लॉन्ड्स की टोन, लाइक मोकास की टोन, ऐश ब्राउन्स की टोन, इस तरर की टोन्स हैं जो आपके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली भी अच्छे जा रहे होते हैं और आपके बालों को भी बहुत सेफ साइड पे रख रहे होते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ जो यंगर्स हैं सारे,
लाइक उनको कि आप हमेशा जो भी है ब्राउन्स की फैमिली में रहो, बहुत ज़्यादा लाइटर टोन में भी आपकी एज जो है वो अपनी एज से ज़्यादा लगने लग जाती है। तो इसीलिए जितनी सटल टोन रखोगे, हम एशियंस के लिए बहुत अच्छा, हमारे कॉम्प्लेक्शन के हवाले से भी वो अच्छा लगता है और हमारी पर्सनालिटी के ऊपर भी वो सूट करती है। बिल्कुल, और जो बच्ची, और मैंने देखा है आजकल सिंगल टोन्स का ज़्यादा रिवाज है। एग्जैक्टली, अभी इस सीजन में लाइक सिंगल टोन बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं। लाइक उससे पहले लोग बेबी लाइट्स, हाईलाइट्स, बालियाज, फॉलियाज, लाइक इस तरह की टेक्निक्स करा रहे थे, लेकिन इस सीजन में जो है हमारे पास वन टोन जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी, मैं हमेशा जितनी भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो मुझसे कुछ पूछती हैं इस हवाले से, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि वो जो मासूमियत है ना, इनोसेंस, दैट हैज़ टू बी कि मेकअप लाइट होना चाहिए, बालों को भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट लो लाइट्स करके करना नहीं चाहिए। यू शुड लुक योर एज, बल्कि एज से थोड़ा कम ही लगे तो बेहतर होगा। डेफिनेटली, क्योंकि हमेशा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लोगों को कि हम लोग केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं। केमिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके बॉन्ड्स के पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर देता है। तो उसको जब आपने रिकवर करना है तो वो आपको एक लंबा अरसा चाहिए होता है। जब जाहिर आप केमिकल प्रोसेस कोई भी करा रहे हो, लाइक आप केराटिन्स करा रहे हो, एक्सटेंसोस करा रहे हो, कलरिंग करा रहे हो, कोई भी प्रोसेस करा रहे हो, तो पीएच लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होएगा, जिसकी वजह से फिर रिकवरी टाइम जो है वो लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हम यही हमेशा रिकमेंड करते हैं लोगों को कि कम से कम प्रोसेस कराएं, ताकि लाइक उसमें एक तो बालों की कंडीशन भी ठीक रहे और पर्सनालिटी भी ठीक लगती है। बिल्कुल से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितने अरसे बाद, अब अगर लड़कियां करवा रही हैं डाई, हेयर डाई, सिंगल टोन या जैसे भी, तो कितने अरसे बाद उसको फ्रेश करवाना चाहिए? मैक्सिमम 6 मंथ्स के बाद, 6 महीने बाद। 6 महीने के बाद बड़ी बच्चियों को देखा। हाँ एग्जैक्टली, ग्लॉसिंग आपको रेगुलर करानी चाहिए। जब आप ब्लीचिंग प्रोसेस करा रहे हो, कोई भी लिफ्टिंग प्रोसेस करा रहे हो, उसके लिए ग्लॉसिंग आपको 1 मंथ के बाद रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जब आपने पूरा फ्रेश कराना है और पूरी एक डायमेंशन अगर दोबारा से क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स का गैप देते हैं, ताकि बालों की कंडीशन जो पहले हुई भी है वो बेहतरी की तरफ आए, देन उसके ऊपर नया एक केमिकल प्रोसेस किया जाए। ठीक है, मैंने ये भी देखा है कि बच्चियों के कम उम्र में ऑब्वियसली पढ़ाई के बर्डन की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, व्हाइट बाल निकल आते हैं। तो अगर डाई कर रहे हैं तो व्हाइट बाल की ग्रोथ जल्दी अगर हो जाए तो फिर तो इसको दोबारा से कवर करना पड़ेगा। डेफिनेटली इसको आपको रीटच करना पड़ता है, क्योंकि अब ये आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। कलर अब जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो सेमी परमानेंट्स हैं, वो उन्होंने एवरी वॉश आउट करना है, क्योंकि हमारे लोग जो है प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, मतलब लाइक प्रोसेस करा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। लाइक नॉर्मली जो भी मिलता है उठाकर यूज कर लेते हैं। तो जब भी कोई भी केमिकल प्रोसेस कराएं, उसके बाद केमिकल प्रोसेस के बाद जो है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट यूज करोगे तो वो लॉन्ग टाइम चलेगा। अगर नहीं यूज करोगे तो मैक्सिमम आपको 15-20 डेज के बाद दोबारा से रीटच करना पड़ता है अपने रूट्स वगैरह। बिल्कुल से। और ऑयलिंग रेगुलरली करनी चाहिए। ऑयलिंग हमेशा ट्रांसपेरेंट करनी चाहिए। जब आप कोई केमिकल प्रोसेस कराते हैं, लाइक कलर्ड ऑयल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो आपके कलर को भी फिट। कलर्ड ऑयल आप मस्टर्ड ऑयल ले लें, और दूसरे लाइक जो भी छोटी मोटी कंपनीज के जो कलर्ड ऑयल आते हैं, जिसमें ग्रीन भी आता है, ब्लैक भी आते हैं, सीड्स ऑयल्स जो होते हैं वो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपके कलर को भी फेड करते हैं और दूसरा बालों की कंडीशन को पोरस कर देते हैं। मैंने तो रोजमेरी ऑयल, कोकोनट और आमंड ऑयल, बादाम का, नारियल और रोजमेरी का मैं एक वो बना लेती हूँ, और वो मिक्सचर जो है नहाने से पहले, हर वक्त नहीं ऑब्वियसली, और हफ्ते में 2 बार या 3 बार, दो बार तो मैक्सिमम होता ही होता है एटलीस्ट। तो वो मैं 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जो उसको लगा के तो रख लेती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ा है। डेफिनेटली रोजमेरी ऑयल और कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है। रोजमेरी ऑयल आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है और आपके हेयर फॉल को भी रोकता है, और कोकोनट ऑयल जो है वो आपके बालों के अंदर स्ट्रेंथ देता है। आलमंड ऑयल जो है वो थोड़ा गर्म होता है, गर्मियों में स्पेशली उसको नहीं यूज करना चाहिए। लाइक उसको जो है आप विंटर में यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जस्ट अपनी स्कैल्प पे फॉर डैंड्रफ के लिए। हाँ, उसके लिए ये होता है कि उसका टेक्सचर जो है वो बहुत ऑयली होता है, तो वो आपके डैंड्रफ को कंट्रोल रखता है। बिल्कुल सी, दैट इज वेरी गुड। बिल्कुल से, आप लिख लें, ये बहनों को नोट डाउन करवा देना। हाँ अच्छा सर, जरूर बात करते हुए, अब यूके का ट्रिप आप दोनों करने वाले हैं? जी इंशाल्लाह जी, बताइए ना उसके बारे में। तकरीबन 25 को है हमारी टीम जा रही है, ठीक है, और 28 को शेफील्ड में शो है मेरा, उसके बाद ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर। ठीक, तो इसी तरह सारी और टीम पाकिस्तान की जब नुमाइंदगी करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पे तो कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है जी, माशाल्लाह। पाकिस्तान है तो हम हैं जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जब पाकिस्तान के हवाले से कोई, और ज़ुबान ऐसी होती है कि जब मैं, क्योंकि मैं बेसिकल जेलम से बिलोंग करता हूँ, आपको बताया मैंने, तो मेरे मीरपुर के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा यूके में, ऐसा ही है, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो है माड़ी तवाड़ी, और जो बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब उनकी ज़ुबान में वहाँ पे गाया जाए तो क्या रिस्पॉन्स आता आगे से, कितनी अपनाइयत महसूस होती होगी। बिल्कुल ऐसे ही। साहिल, आप भी ट्रैवल करते हो, कैसा लगता है? ट्रैवल मैं अकेले भी करता हूँ, पापा के साथ भी करता हूँ। Very good. वैसे मुझे ट्रैवल सिकनेस है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी somehow I manage, वो तो करना पड़ता होगा। हाँ, करना पड़ता है। ये जब अकेले करते हैं, आप इनसे व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन मांग लिया करें ताकि आपको पता हो कि ये किधर है। अच्छा, आयल की बात हो रही थी, तो मैं ना 3-4 दिन के बाद
सरसों का तेल लाजमी है ना, ये मेरी रूटीन में है। जेंट्स के लिए सही है, लाइक जो आप बल्कि केमिकल मेरे प्रोसेस, मिसेज अल्लाह उसे भला करे जो उसका, केमिकल वो प्रोसेस जरूर कराते हैं उसके लिए मैंने गाइड किया कि लेकिन केमिकल सरसों का प्रोसेस तेल इज अ वेरी गुड तेल, ये तो है ही है। अगर आपके बाल काले हैं तो आप बेशक यूज कर सकते हैं। इनके लिए, आदमियों के लिए, एग्जैक्टली, नहीं, औरतों के लिए भी। औरतों के लिए भी अगर बाल काले हैं और कभी कलर नहीं करना तो यूज कर सकते हैं। माजबीन कैन यूज इट, माजबीन के भी ब्लैक है ना? हाँ एग्जैक्टली, वो यूज कर सकती है। माजबीन बिल्कुल, के- माजबीन कलर्ड ऑयल आशिक- सिर्फ डार्क बालों पर यूज हो सकता है, लेकिन ट्रीटेड बालों के ऊपर हम लोग यूज करने से मना करते देखिए ना हैं। कैसी अच्छी टिप्स है। माजबीन, आपके तो बाल भी माशाल्लाह अच्छे हैं, आप किस तरीके से कौन सा ऑयल यूज करती हैं? मैं सरसों का या कोकोनट, सर्दियों में मेरा होता है कि मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ और गर्मियों में जो है वो फिर यही सरसों का। बिल्कुल सही, दैट इज वेरी गुड। अच्छा जी, अब जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं वही कहने लगा था कि हमारा एक ये भी कॉन्सेप्ट है लोगों का कि इसको पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात लगा कर हाँ रखना भाई, है और पूरी अगले दिन रात। वॉश करेंगे जी, ऑयल लगाया हुआ है, वॉश करना है नेक्स्ट डे पे। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम 2 घंटे आपकी स्कैल्प को, आपके बालों के लिए बहुत होते हैं। आपने 2 घंटे अपना ऑयल लगाया, इसको बेशक हीट देकर रैप कर लें थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसको अपने शैम्पू और मास्क से वॉश कर लें। आई टोटली एग्री। अच्छा जी, अब शैम्पू की तरफ आते हैं जी। डाइड हेयर के ऊपर कोई भी शैम्पू इस्तेमाल किया जा सकता हमेशा है? सल्फेट फ्री कलर प्रोटेक्शन शैम्पूज होने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी दूसरा शैम्पू यूज करोगे, क्योंकि उनके पीएच लेवल का कोई पता नहीं होता, जब हमारा बाल ट्रीटेड होता है तो पीएच लेवल बैलेंस खत्म हो जाता ठीक है। है। तो उसको पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए कलर प्रोटेक्शन शैम्पू सल्फेट फ्री होते हैं, वो बनाए जाते हैं ताकि वो आपके ऊपर वाली एटमॉस्फेयर लेयर को भी प्रोटेक्ट रखे और आपके कलर को भी लॉक रखे। ठीक है। तो उसके लिए आपको हमेशा कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज करना और चाहिए। वो पीछे लिखा हुआ बॉटल के ऊपर होगा सल्फेट मेंशन्ड होता है और हम लोग प्रोडक्ट्स कंपनीज बताते हैं कि आप इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। जो रेगुलर क्लाइंट है हमारे, उनको तो पता होता है। बिल्कुल जी। अच्छा, हेयर मास्क का बड़ा एक ट्रेंड है, ये प्रोटीन मास्क भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर बच्चियां घर में यूज कर रही हैं कोई भी प्रोडक्ट प्रोटीन मास्क का या हेयर मास्क का, तो महीने में कितनी दफा इस्तेमाल करना अच्छा, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि एवरी वॉश आप Really? इसको एवरी वॉश यूज करें। अगर आपको अपने बालों की हेल्थ चाहिए, अगर आप अपने बालों की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो एवरी वॉश, जब भी वॉश करें, अपना लेंथ पर लगाकर 10 to 15 मिनट्स उसको रखें और उसके बाद उसको अच्छे से रिंस आउट कर लें। ठीक है। क्योंकि जब भी आप इसको, क्योंकि आपके बालों के लिए फूड है और जब भी आप इसको लगाओगे तो बालों में नरिशमेंट भी आएगी डेफिनेटली और बालों की कंडीशन भी बेहतर होती यानी जाएगी। वो मास्क भी है, वो कंडीशनर भी है, Exactly. ऑल इन वन हाँ, है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं हमेशा कभी भी लोगों को कंडीशनर रेकमेंड नहीं करता हूँ। कंडीशनर जो है वो टेक्सचर को ड्राई करता है, कभी भी टेक्सचर को फाइन नहीं करता। Agreed. एक कंडीशनर के बाद अक्सर आप देखोगे कि बाल आपको फ्रिजी फील होगा, ऐसा ही है। फटा फटा फील होगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आप मास्क यूज करो। मास्क के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल इन्होंने डाले हुए होते हैं, जिसकी वजह से बालों के अंदर नरिशमेंट जो है, नरिशमेंट की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा रहती ठीक, है। ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों को सूट कर जाते हो, कुछ को ना करते हो। डिफरेंट कैटेगरी है, हाँ। लाइक स्कैल्प हर किसी का डिफरेंट होता है, Agreed. बाल का टेक्सचर हर किसी का डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम गाइड करते हैं कि जो उनके बालों को, उनकी स्कैल्प को जो सूट करेगा वही यूज करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि बड़े प्यारी प्यारे लो लाइट्स भी हो रहे होते हैं, Exactly. व्हिच इज नॉट टू लाउड एज वेल। बिल्कुल। तो लो लाइट्स भी तो ट्रेंड के अंदर लो है। लाइट्स भी हैं, बालियाज भी लोग करा रहे हैं। What is baby lights बालियाज? हैं। बालियाज बेसिकली एक टर्किश लैंग्वेज का लफ्ज है। ठीक है। तो बालियाज जो है बेसिकली आपके रूट्स इसमें डार्क होते हैं और आपकी लेंथ के ऊपर हम डायमेंशन ऐड करते हैं। मसलन कौन से तो colours? उसमें लाइक आप कुछ किसी भी कलर में जा सकते हो, आप ब्राउन्स में जा सकते हो, आप एशेस में जा सकते हो, ट्रेंड आप क्या है ब्लॉन्ड्स में, ज्यादातर? सभी हैं। ठीक है। मैं मुझे लगता है मैं लाहौर का वाहिद कलरिस्ट हूँ जिसके पास सभी कलर्स चल रहे हैं। लाइक मैं ब्राउन्स में भी लेकर जा रहा हूँ लोगों को, ब्लॉन्ड्स भी कर रहा हूँ, एशेस भी कर रहा हूँ। और मेरी जब आप प्रोफाइल देखोगे, प्रोफाइल के ऊपर आपको डिफरेंट कलर की कैटेगरीज नजर आएंगी। लाइक कोई भी सेम कलर आपको नहीं लगेगा कि ये मतलब एक ही जगह का काम है, आपको डिफरेंट कलर की कैटेगरीज नजर आएंगी। बिल्कुल सही। और ये बड़ा जरूरी है ख़वातीन हज़रात, जितनी भी बच्चियां लड़कियां बिल्कुल सूस देख रही हैं, आपने अगर हेयर डाई करवा लिया तो उसकी फिर हिफाजत भी करनी है। ये ऐसे ही है कि आप जब स्किन के मेकअप की बात करते हैं तो फिर स्किन की हिफाजत करना ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से क्लेंस करना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग ये है कि मैंने देखा है कुछ बच्चियों को कि आप डाई करवा लेती हैं, क्यों माजबिन, यू एग्री विद मी, लेकिन फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा वो ध्यान नहीं देती। बिल्कुल ऐसी है। और सुंदस, रूट्स आपको पता है, रूट्स टचअप जो है वो हाँ। तकरीबन 15 या 12 डेज के बाद आपको फिर करना पड़ जाता है। या जितना आप वॉश करते जाओगे, शैम्पू करते जाओगे, वो कलर निकलेगा तो फिर आपको वो करना पड़ेगा और बाल उतने ही डैमेज होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे बचपन में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बाल ब्रश करते थे तो एक बाल नहीं उतरता था। Exactly. अब तो छोटी छोटी बच्चियों के इतने गुच्छे उतर रहे सबसे होते। मेन प्रॉब्लम ये है लोगों को, पढ़ाई तो तब भी हम करते थे हाँ, भाई। लोगों को ना इस प्रोडक्ट्स का इतना नॉलेज नहीं होता है। Agreed. और मेरी बड़ी रील्स मैं बनाता हूँ हमेशा बड़ी डिटेल के साथ, और मैं प्रॉपर कंसल्टेशन करता हूँ, उसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स के हवाले से भी गाइड कर रहा होता हूँ। तो हमारा लोगों का एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है कि हम लोग गए शॉप के ऊपर, हम लोगों ने बॉक्स डाई उठाया कोई भी लोकल और आकर अपने बालों पर लगा लिया। Agreed. बॉक्स डाई बेसिकली आपके बाल के ऊपर कोट करता है, मेटालिक डाइज होते हैं, उसके बाद जो टेक्सचर है बाल का मोटा होता जाता है, ड्राई होता है, ब्रेकेज होना शुरू हो जाती है।
तो मैं हमेशा लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ कि हमेशा प्रोफेशनल चीज़ की तरफ आएँ। अगर हमसे नहीं भी आप लोग करा रहे, सैलून्स पे नहीं भी जा सकते आप, लेकिन आप घरों के अंदर प्रोफेशनल ट्यूब्स खरीदें और प्रोफेशनल ट्यूब्स अप्लाई करें ताकि बालों की कंडीशन एटलीस्ट अग्रीड टोटली। अच्छा, घर में अगर प्रोफेशनल ट्यूब अप्लाई करें कितनी देर के लिए अप्लाई करना है? मैक्सिमम 35 to 40 मिनट। ओके, 35 से 40 मिनट यूज। लेकिन लोग मशीन लगा लेते हैं कपड़े धोने के लिए, लगाकर डायरेक्ट 6-6 घंटे मशीन चल रही है, सफाइयां हो रही हैं और उसके बाद काले स्याह बाल हो गए और फिर बाद में फोन करके कह रहे होते काले हो गए, अब क्या करें। हाँ, तो 35 मिनट गुजारने भी तो है ना। 35 मिनट की जगह 35 घंटे भी गुजार लेती हैं औरतें। अंडी रोटी कर ली, फला चीज कर, Exactly, ये तो चलता है। लेकिन 35-40 मिनट और बालों की लेंथ पे डिपेंड करते हुए कि कितनी ट्यूब लगेगी, कितनी। और सबसे मेन चीज होती है, लोग ज्यादातर रूट्स कवरेज करने के लिए, मतलब रूट्स के लिए कर रहे होते हैं, लेंथ के ऊपर कम ही लोग लगा रहे होते हैं, तो लेंथ जो है वो बच जाती है, लेकिन रूट्स के ऊपर जो है वो मेन प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाती है। तो समहाउ लोगों का, जब हम लोग कोई भी केमिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं तो स्कैल्प के ऊपर से बाल जब उतरना शुरू होते हैं, तो फिर हम लोग लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं, जो आप यूज कर रहे हो वो गलत चीज है, जो हम लोग बता रहे हैं वो सही है, तो एटलीस्ट आप उस चीज को छोड़कर इस चीज की तरफ शिफ्ट हो जाए। आई टोटली एग्री। साहिल, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आके कैसा लग रहा है एज अ व्यूअर पीटीवी को देखना? एंड वाइल ग्रोइंग अप वाचिंग पीटीवी की फेवरेट क्या प्रोग्रामिंग रही? मैं तो कार्टून्स याद करती हूँ, प्लेज पीटीवी के। हम नीलाम घर की बात, अली आपसे भी ये मैं सवाल करूंगी जी। बिल्कुल, जब बचपन में हम, आपको पता है हर घर में टीवी वगैरह देखने का माहौल होता था, तो तब तो होता ही चैनल पीटीवी था। ऐसा ही है। और ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम, हर शो जो लगता था उस टाइम, और मैं बाबा से भी काफ़ी शुरू से हम सुनते आए हैं कि पीटीवी के बड़े बड़े ड्रामाज जो ये बैठ के हमारे सामने देखते होते थे, और काफ़ी स्टार्स और पापा के काफ़ी दोस्त, होस्ट्स जो पापा के यहाँ रह चुके हैं, दोस्त वगैरह। और मैं बचपन से, इवन दो इस्लामाबाद इनके शोज़ वगैरह होते थे, तो मैं साथ जाया करता था। तो मेरा शुरू से कह लें कि बचपन का एक काफ़ी दिल लगी सी है पीटीवी। बिल्कुल, एक ख्वाहिश थी। सर, आपके फेवरेट प्रोग्राम्स क्या रहे हैं? पीटीवी में जी अंधेरा उजाला होता था। अरे वाह वाह वाह। उसके बाद वारस ड्रामा था, तन्हाइयाँ था। क्या पीटीवी ने क्या क्या दिया? नीलाम घर की अगर हम नीलाम बात घर जी, करें, तारिक अजीज साहब अल्लाह करी रहमत करें आमीन उनको, सुम आमीन। उनका जी आमीन। मौसीकी के कितने कितने प्रोग्राम हुए देखें जी, आप। और वो ना खबरों के बाद ना एक चलता था नगमा, बिल्कुल नगमे के, वो ज़रूर मैं सुनता था, क्योंकि मेरे म्यूज़िक की ऐसी मोहब्बत थी मुझे, तो मैंने वो खबरें तो सुनते ना, था बचपन था मेरा, लेकिन खबरों के बाद वो नगमा मैंने ज़रूर सुनना है। वो सुनना होता तो खबरनामे के बाद तो होता था भाई अब ये रात, हालांकि रात 9 बजे खबरनामा चलता था, लेकिन लगता था 1 बज गया रात का, और वो सोने का अलार्म होता था कि भाई बच्चे सो जाएं शाबाश। अली, फेवरेट प्रोग्राम? मेरा एक्सपीरियंस पीटीवी के साथ बहुत अच्छा है। लाइक मैं बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे चैनल्स के साथ काम किया। मेरा सबसे पहला चैनल पीटीवी था। इस्लामाबाद में मैंने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक आता होता था, सॉरी वेलकम पाकिस्तान, वो एक ड्रामा प्रोजेक्ट होता था, उनके साथ मैंने काम किया। चैनल टेक के साथ मैंने काम किया। लाइक ये वो पीटीवी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ मैं खुद काम कर चुका हूँ, लैला आपा के साथ, नाइला आपा के साथ, तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है। और कार्टून नेटवर्क जो है वो, सॉरी कार्टून जो है वो सुबह के टाइम पे 7 बजे उठकर कार्टून के लिए नाश्ता करा रहे हैं घर वाले, और स्कूल जाने के लिए मतलब उसके बाद भाग रहे हैं। तो ये होता था, लूनी ट्यून्स होते थे, टॉम एंड जेरी होता था भाई, ये बहुत अच्छा मतलब लाइक एक एक्सपीरियंस रहा है। कितने मासूम कार्टून्स हमारे वक्त के होते थे। सही बात है, अब तो बहुत शातिराना चीजें आ गई हैं, तो इसीलिए वो वक्त बहुत अच्छा था। अब का वक्त भी अच्छा है, अब लेकिन अब आपके बच्चे बहुत शार्प हो गए, तब हमारे दिमाग में इंटेलिजेंट, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ये जरूरी है कि बच्चे वक्त के साथ साथ चलें तो अच्छा है। हम अपने बचपन में जिस तरह थे वो दौर कुछ और था, अब बच्चे जो हैं आज के दौर के हिसाब से, और सारे बच्चों के लिए नेक दुआएं तमन्नाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट वाज सच एन ऑनर टू मीट यू। टेक केयर। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। अच्छा जी, वादे के मुताबिक खबरदार नहीं तैयार हो जाइए पेपर पेंसिल के साथ, क्योंकि आपको हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी, रोल पराठा कैसे हम अलाइन करने वाले हैं, असेंबल करेंगे और कैसे इसको रैप करेंगे। बिल्कुल जी, पराठा आपने रखा बटर पेपर के ऊपर, उसके बाद आपने टिक्का चंक्स जो बनाए हुए हैं वो रखे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली क्या पसंद करती है। अगर टिक्का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप दूसरा, जैसे हम फहीता स्टाइल बनाते हैं, तो उसमें भी आप ग्रिल चिकन बना सकते हो, ऐड कर सकते हो। फिर ये होगा कि
उसमें आप ऑलिव्स भी ऐड कर देंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हमने सॉसेस जो हैं वो मिक्स करके उसकी लेयर कर दी। उसके बाद ये जो हमने ग्रीन चटनी बनाई हुई है वो थोड़ी सी इस पे डालेंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है, बहुत स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी कर ठीक लें। है, ये मैं करती हूँ, आप चटनी की रेसिपी बताइएगा आपने। चटनी की बहुत सिंपल रेसिपी है कि आपने थोड़ा सा जो है फ्रेश पुदीना ब्लेंडर में ऐड किया, उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, 2 जवे लहसुन के। उसके अलावा आजकल आपको पता है गर्मी का सीज़न है तो कैरी अवेलेबल है, आपने थोड़ा सा इसमें वो कैरी को पील करके वो ऐड करना है उसका पल्प। और उसके अलावा 1 टेबलस्पून इमली का ऐड करना है, नमक और ज़ीरा, उसको अच्छा सा ब्लेंड करना है। और कोशिश ये करनी है कि आपने इसमें पानी नहीं बहुत ऐड करना, ये देखें ये थिक है। हाँ बिल्कुल ठीक, वरना मज़ेदार। ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी वाटरी और वो आपसे हैंडल नहीं हैंडल होगी। नहीं, अच्छा जी, अब ये उसके कर बाद दिया। अब ये देखें, अब ये मैंने अपनी मर्जी से आप इसको डाल जी सकते हैं आपकी सब्जी। अपनी मर्जी ठीक है, आप है। इसमें कोई भी वेजिटेबल आपके बच्चे पसंद करें, फैमिली पसंद करे, आपने इसको इस तरह रोल कर लिया। उसके बाद ये देखें कॉर्नर आपने इसके अंदर करके, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये जो फोल्ड आ रही है आप इसको इस तरह करेंगे। ये ना ये बात। उसके बाद इस तरह फाइनल करके ठीक। आप ऊपर से इसको हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है। और इसको हम सर्व कर देखिए देंगे। कितना अच्छा, वेरी नाइसली डन। और इसको हाफ कट भी किया हुआ है, ये जी। देख लीजिएगा जी, अमेजिंग, वेल डन जी, वेल डन, थैंक Thank यू सो मच। लेकिन बटर पेपर इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। ये है जी बटर पेपर, सॉरी अभी तो ऑयली हुआ हुआ है, जी। बट इसके अंदर ही इसको रैप किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्रेक के बाद ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है कि होम डेकोर के सेगमेंट में आपकी मुलाकात हमने एक ऐसी रिनाउंड इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट से कराई जो कि वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं। शी इज़ लुकिंग लवली। हमारे साथ मौजूद है वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर सहर फैज़ कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. How are you? I am good, but you are looking super beautiful today. ना आप ये ना करा करें नहीं नहीं, please। and the color, actually color पे आज हम ज़रूर बात करेंगे आपके, क्योंकि हमारा topic is more related to the color. So you have chosen a beautiful cool tone. थैंक यू सो मच। जब आपने मेरी तारीफ की, पैनल से हंसने की किसकी आवाज़ आई है ये मुझे बताएं ज़रा, कौन हंसा इसके ऊपर? अब बंद कर दिया है हाँ फौरन। कोई नहीं कर सकता, कोई आपका नहीं कर प्यार, सकता। थैंक यू सो मच जी। और अच्छा मुझे नाम बताया गया लेकिन अभी मैं ऑन एयर नहीं बता सकती, बाद में पूछूंगी आपको। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर महमूद नैयर साहब और उनके साहबजादे साहिल नैयर। और फोक मौसीकी के ऐसे शाहकार गीत हम सुनने को और प्रेजेंट करने को और देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी सहर, नाउ आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे which actually is very easy, doable and quick, और कोई भी कर सकता ठीक है। So इसका इम्पैक्ट बड़ा है और काम छोटा है, ओके right? So today we will talk about the accent walls. ओके, इंटरेस्टिंग, एक्सेंट वॉल। यस यस यस। किसी भी कमरे में 4 दीवारें होती हैं। जब आप एक दीवार को मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हैं, डेकोर करते हैं, कलर अप्लाई करते हैं या उसको किसी भी तरीके से मुख्तलिफ करते हैं, वी कॉल इट एक्सेंट वॉल। आई हैव अ फ्यू विजुअल्स एज वेल। अगर हमारे पास ये यस 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 यस, इसमें आप देखिए दिस इज़ अ रूम और पीछे आपको एक डिफरेंट मटेरियल नज़र आ रहा है। बिल्कुल। कोई ये वुडन है, ये क्या है? अच्छा, ये आपको आज मैंने बताना है कि हम 3, 4, 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सेंट वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। These are the MDF panels ठीक है। which actually are easily available in the market and the color is important. वो हम और कोई विजुअल है हमारे पास? जी दिखाइएगा दूसरा। यस, अगेन Very एक तरीका हम आपको ये बताएंगे कि आपकी 3 दीवारों पे ज़रूरी नहीं है चौथी पे आप कलर कर रहे हैं। यू कैन पुट मिरर्स एंड फ्रेम्स टुगेदर एंड दैट अगेन विल बी द फोकल पॉइंट ऑफ योर रूम। बिल्कुल सही। अच्छा ओके, ये तीसरा। Oh yes. Now these actually are the 3D panels, very easily available in the market. ये क्या है? क्या 3D? ये किस मटेरियल के बने हुए हैं? MDF. ओके। MDF panels available हैं। अब I mean you have so many variety available in the market. You can go, you can buy it yourself. ठीक है। Color variation बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, लेकिन जैसे आप जरा इसी तस्वीर को इधर रोकिएगा, थोड़ी तफसील से बात करते हुए हर तस्वीर पे। ये अब फॉर एग्जांपल जैसे लाउंज टाइप भी है, This is लेकिन the फॉर्मल। small dining area ठीक है। of a apartment. ठीक है। ठीक है, इसमें आपने उसको ओवरडू नहीं किया। ठीक है, आपने अपनी जगह को मॉडर्न नीश रखते हुए
मार्केट से पैनल्स बाय किए, यू प्लेस देम ओवर देयर एंड यू आर डन। बट द टिप ओवर हियर इज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कलर। ठीक, हम उर्दू में बात करेंगे सह साथ साथ मुझे लाइव ही कहना पड़ रहा है बजाय इसके कि मैं इस तरह करती और आपको समझ ना आती। ठीक है, अच्छा जी जी, आई मीन रंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। हमने यहाँ पे जो है वो एक हल्का रंग इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एक छोटा अपार्टमेंट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और हमने जानबूझ के जो अपनी एक्सेंट वॉल बनाई है उसको हमने खिड़की के साथ बनाया है। वहाँ से एक लाइट आ रही है और आपका वो जो एरिया है वो खुला लग रहा है। और देखिए कितना प्यारा साहिल, आप भी देखें एकदम से इंप्रेशन, हालांकि सादा एक वो चीज है, उसके ऊपर कोई पेंटिंग कोई कुछ नहीं, लेकिन कितना अच्छा। ये हम डाइनिंग्स में तो नहीं कर सकते, ये इनफॉर्मल जगहों पे करेंगे जहाँ पे अपने लोग बैठे हुए होते हैं। जी देखें, ये जैसे जैसे आपके पिक्चर्स भी आगे चलेंगे और जिस तरह हम आगे बात करेंगे, एक्सेंट वॉल इज सो कॉमन नाउअडेज कि ये आपको रेस्टोरेंट्स में मिलेंगी, इवन हॉस्पिटल्स में मिलेंगी, आपको स्पा सैलून्स में मिलेंगी, घर के हर कमरे में मिलेंगी। ठीक है, जैसे हमारे सेट पे ये वाली एक्सेंट वॉल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये वाली है या क्या बनेगी एक्सेंट वॉल? अच्छा, अब देखिए वही बात है, सिंस दिस इज अ सेट, दिस हैज टू ऑपरेट डिफरेंटली। जो घर है, अब ये देखिए, लोग नॉर्मली लाल रंग से घबराएंगे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, कितना प्यारा लग रहा है भाई। ठीक है, अब इसमें टोन जो मैंने आपको बात शुरू में की, जैसे यू आर वेयरिंग अ कूल टोन, अब रेड टोन जो है दिस इज अ वार्म टोन। ठीक है, दिस इज मोर एनर्जेटिक, दिस इज मोर वार्मर। इसके लिए आपको बाकी दीवारें सफ़ेद रखती हैं। बाकी आपने कोशिश करनी है कि जो आपका फर्नीचर है वो भी बिल्कुल हल्की टोन्स में हो, और फिर ये स्टैंड आउट करेगी, तो ये आपकी एक एक्सेंट वॉल बन गई विदाउट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ एक रंग लगाकर। और आप देखें जरा गौर से ख़वातीन हज़रात के बाकी सारी चीजें न्यूट्रल हैं, क्योंकि रेड कलर बजाते खुद इतना हैपनिंग है और इम्पैक्टफुल है कि आप देखें कि इवन सोफे के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक दो कुशन्स। अच्छा, इसको कहाँ पे रेकमेंड करेंगे? ये लिविंग रूम में हो सकता है जो? अच्छा देखिए, जब आप कलर की बात कर रहे हो, अगर आपका रूम जो है उसमें, क्योंकि इसमें रोशनी आ रही है दो तरफ से, ठीक है, तो आप वहाँ पे एक गाढ़ा रंग लगा देंगे एक, तो वो आपको एकदम से दबा हुआ फील नहीं होगा। ठीक है, वो अगर आपकी स्पेस थोड़ी सी डार्कर है, आपके रूम में इतनी लाइट नहीं है, तो ये कलर ना लगाएं। अगर आपका रूम थोड़ा सा बड़ा है या उसमें एक नेचुरल लाइट अच्छी है, तो फिर वहाँ पे आप ये कलर यूज कीजिए। ये टीवी लाउंज में हो सकता है यूज? देखिए, इफ द टीवी लाउंज हैज अ गुड विंडो, ठीक है, उसकी एक अच्छी लाइट आ रही है और थोड़ा सा स्पेशियस है, यू कैन ऑब्वियसली यूज इट। आपने उसको मेस नहीं करना। अगर आप टीवी लाउंज में, क्योंकि नॉर्मली आपके लाउंज जो होते हैं उसमें काउचेज होते हैं, उसमें टेबल्स होते हैं, उधर फैमिली ने बैठना होता है, तो आप वहाँ पे इसको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें फिर हर चीज़ होगी तो वो खिचमिच सी बन जाए। ये कितना खूबसूरत भाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेशली ऊपर आपके लिए वार्म टोन मेंशन कर दिया था। आपने किसी भी कमरे के अंदर जब उसको कलर को भी लगाना है या मटेरियल को सेलेक्ट करना है, तो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेड टोन आपको पता चल गया, आई एम श्योर पिछली पिक्चर से, दैट इज अ वार्म टोन। ठीक है, येलो इज अ वार्मर टोन, ब्लू लाइट कलर्स जिसके अंदर ब्लू का कलर चला जाएगा वो आपका कूल टोन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये एकदम से आगे पिक्चर करें, कूल टोन में भी आपको वो आपका कंपैरिजन अभी हो जाएगा। दिस इज द कूल टोन, कितना खूबसूरत, राइट? आप देखिए, इट इज द सेम स्पेस, वही जगह है, उसी तरह है, वही सेटअप है, कलर फर्क हुआ। और साथ में देखें कि वो उस टोन के साथ वो प्लांट्स जो हैं वो कितने खूबसूरत, वाइब चेंज होगी आपकी। आपकी वाइब चेंज होगी। अगर आप पीछे पिक्चर देखेंगे तो वो एकदम से आपको बहुत एनर्जेटिक पिक्चर लगेगी, ये एकदम आपको कूल वाली, यस, ये कूल एंड काम लगेगी। बिल्कुल। हाँ, देखिए जमीन आसमान का फर्क। सिर्फ आज मैंने आपको ये मैं चाहती थी कि लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप कहीं पे भी एक डिफरेंट इम्पैक्ट ला सकते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो बेडरूम का, दिस एक्चुअली इज अ कॉर्नर ऑफ अ लाउंज, एक लिविंग एरिया की साइड है, जिसके ऊपर हमने पीछे एक टेक्सचर पेंट दिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक एक्सेंट वॉल क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर आपने कोई लाउड या कोई डिफरेंट कलर ही देना है। ठीक है। आपने अगर एक पूरी दीवार के ऊपर लाइट ग्रे कलर दिया है तो उसके अंदर आप एक टेक्सचर पेंट दे देंगे जिसके अंदर उसी का एक गाढ़ा रंग होगा। अच्छा, टेक्सचर पेंट क्या किसी से करवाना पड़ेगा? इट्स नॉट लाइक अ वॉलपेपर, राइट, कि आपने चिपका दिया, नॉट लाइक स्टिक ऑन। मैं अब सादा ज़बान में बात कर रही हूं। देखिए, पेंट जो है, अब पेंट हर बंदे के लिए जो है ना बड़ा इजीली एक्सेसिबल है, और जब आप एक टेक्निक डिफरेंट कर लेते हो, अब ये एक टेक्सचर पेंट के ऊपर उन्होंने एक टेक्निक डिफरेंट की है। जब आप किसी पेंट वाले को बुलाएंगे, खुद तो नहीं करेंगे पेंट, तो जब कोई पेंट वाला आएगा तो आप उसको कहेंगे जी मुझे इसके ऊपर टेक्सचर पेंट लगा दी, तो वो आपका जो 4 दीवारों के लिए जो आपने पेंट सेलेक्ट किया है उसमें से एक दीवार के ऊपर थोड़ा सा गाढ़ा और थोड़ी सी लाइट को मिक्स करके एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे, जो यहाँ पे हुआ। और वो उनको आता है बाआसानी।
हर किसी को आता है। आपके आम स्टोर्स पे जहाँ पे पेंट पड़ा होता है, वैसे अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो तो आप सर्च करके उस टेक्निक को देख भी सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये कितना खूबसूरत सा है। दिस इज अ वॉल, नो दिस इज नॉट अ वॉलपेपर। दिस अगेन इज नॉट अ वॉलपेपर, ये है आपका टेक्सचर पेंट। हाँ, मार्केट में बहुत सारे, देखिए वॉलपेपर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं वॉलपेपर्स की, बल्कि आगे कुछ पिक्चर्स भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। लेकिन अगेन आपको मैंने पहले जो वार्म टोन्स दिखाई थी वो मैंने आपको कॉन्ट्रास्ट में दिखाई। ठीक है। जैसे डार्क येलो के साथ एक बेजिश ग्रेज कलर था, इसमें ग्रे के साथ रहते हुए ही हमने एक वार्म टोन क्रिएट की। और हाँ, ये देखिए, ओके, ये हम लास्ट पिक्चर दिखाएंगे क्योंकि मुझे फिर वाइंड अप का भी कहा जा रहा है। जी जी, दिस इज अ वॉल म्यूरल। अब आपने इसके ऊपर ये पूरा एक पेंटिंग करवा ली और पीछे आपने उसको ब्लैक रखा और वो आपका एक कॉर्नर के ऊपर से एक्सेंट वॉल क्रिएट हो गया। जब आप रूम में एंटर करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी आई कैच करेंगे। दिस इज वेरी इजीली डूएबल। ठीक। अच्छा, मुझे वैसे तो ये अच्छा लगा, आपने गुस्सा करना है, लेकिन मुझे उदास उदास सा कमरा काले पेंट की वजह से लग रहा है। आपको मेरा मिजाज का जरा पता है। अगर इसको हम शीशे के साथ कौन सा कलर और कर सकते हैं ब्लैक की जगह? अच्छा, वो तो देखें अगेन ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये था कि द एनर्जी एंड द वाइब विल चेंज जब आप कलर चेंज करेंगे। आप इसके साथ जो बेड के ऊपर ग्रे शीट डली हुई है उसका कलर लगा देंगे तो वो इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने ग्रेस के साथ पीछे आपको काफी दिखा दिया, आई वांटेड पीपल टू सी कि ब्लैक के साथ ऑरेंज का प्ले आप कैसे लगा। बिल्कुल सही, वो हर किसी का मिजाज है। वो सहर मुझे जानती हैं कि वो ब्लैक कलर मुझे जरा समझ नहीं आती, हर जगह पे जरूरी नहीं। अच्छा जी, एक टिप अगर ये लास्ट बता दीजिए और एक छोटी सी टिप में मैंने खुदाफिज कहना है आप सबको। टिप इम्पॉर्टेंट यही है कि जब भी आप अपने घर को रीडेकोर करने का सोच रहे हैं, आप खुद उसको कर सकते हैं, मगर आपने कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं वो जहन में रखने हैं। जैसा कि अगर आप एक्सेंट वॉल क्रिएट कर रहे हैं तो रूम में सिर्फ एक एक्सेंट वॉल होना चाहिए। ठीक है। बाकी किसी चीज़ के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। हमने जितने इमेजेस देखे उसमें आपने देखे, अगर हमने मिरर्स लगाए हैं तो एक वॉल पे लगाए हैं, हमने कलर्स किए हैं या हमने उसको पॉप आउट किया है तो हमने एक वॉल को किया है। इसी तरीके से स्टार्ट में आपने एक वुडन बैटन वाली पिक्चर देखी है, उसमें भी एक वॉल को किया है। सो जस्ट वन वॉल एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द कलर्स कि आपने लाइट कलर रखना है, आपने डार्क कलर रखना है। जिस रूम में बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है वहाँ डार्क पे कर लें, जिस रूम में लाइट नहीं आ रही वहाँ पे हल्का रंग। बिल्कुल सही, वेरी बहुत मुफीद पॉइंट्स, थैंक यू सो मच। और ये इस वादे के साथ कि इस टॉपिक को हम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपके सवालात होंगे वीकेंड एट होम के इंस्टा पेज पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं प्राइवेटली एंड देन हम उनको शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू जी, आपका बहुत शुक्रिया।